उस पर रोपवे के लिए ना पर्वतमाला स्कीम, हिमाचल प्रदेश में भी जैसे इसके बहुत एस्पेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे। तो किस चीज के लिए? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने यूनियन बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला इसको कहते हैं। किस चीज के लिए? ये रोपवे डेवलप करेंगे। हिमाचल में भी है, काफी मेनली हिली एरियाज है ना, उसमें होता है। तो प्रोविजंस अगर हम इसके समझें तो किन किन चीजों पे बात हो रही है। तो पहली बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि यहाँ क्या होगा कि जो सरकार है ना, पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों को साथ में लाके एक मॉडल बनाया जा रहा है। और प्रेफर क्या किया जा रहा है कि एक सस्टेनेबल है ना, प्रेफर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, एक कन्वेंशनल ना ये कनेक्टिविटी दी जाए। जहां पर कन्वेंशनल रोड्स नहीं बन रहे हैं वहां पर ज्यादा सस्टेन, क्योंकि ये ना रोपवे बनाना थोड़ा सस्टेनेबल है बहुत ज्यादा। नहीं तो जैसे कहीं पर सड़क पहुंचानी है, कितना जंगल काटना पड़ता है। तो ये चीज कही जाती है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा रोड्स की वजह से होती है। कहीं पर भी अगर डिस्ट्रक्शन शुरू होती है तो आइडिया क्या है कि जो कनेक्टिविटी है इसको इंप्रूव करना है और कन्वीनियंस बढ़ानी है कम्यूटर्स के लिए। और यस, टूरिज्म भी प्रमोट करना है ना। शिमला में जाखू के लिए रोपवे बन गया, तो अब टूरिस्ट जब भी आते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंजेशन हो रहा है, जब जैसे पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे BRTS है, MRTS है। MRTS क्या होता है? मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। BRTS क्या होता है? बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब कि जो इंडिविजुअल है अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट यूज करे। अब एक चीज देखो ना, जैसे एक वो कई बार एग्जांपल नहीं दिखाते कि इतने एक रोड पे इतनी गाड़ियां, मतलब 60 लोग 60 गाड़ी चला रहे हैं। उसकी जगह अगर बस होती तो बस में कितने लोग, कितने, है ना। ट्रेन होती तो कितना एरिया और कितना एमिशन होता, वो चीज है। तो जैसे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, जैसे दिल्ली मेट्रो की वजह से बहुत पॉल्यूशन कम हुआ है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंटली जा रहे हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और कन्वीनियंस कम्यूटर्स के लिए है। और टूरिज्म तो बढ़ना ही है। और डीकंजेशन होता है। डीकंजेशन कैसे होता है अर्बन एरियाज में? अब वो ये ना कि 60 गाड़ियां जानी है, उसके बजाय वो 60 लोग, जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है, मेट्रो में एक डब्बे में 60 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया। और लोग क्यों जा रहे हैं? बढ़िया AC है, कहीं ट्रैफिक नहीं लगना, ठीक, कंफर्टेबल है, ना पार्किंग निकालने की जरूरत, ना पार्किंग में लगाने की जरूरत, ठीक है। तो कंजेस्टेड अर्बन एरियाज को डीकंजेस्ट करना। और कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल मास ट्रांजिट सिस्टम है ये फिजिबल कुछ जगहों पर नहीं होता, जैसे पहाड़ों में हमारे लिए। अब यहाँ मेट्रो चलाना तो यहाँ हाँ ये रोपवेज बन सकते हैं। और किन एरियाज में अगर हम कहें तो जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो मेनली जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर, ठीक है। तो इसमें रोपवेज है, ये अराउंड 60, ये 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स है 60 किलोमीटर के, ये 22-23 में डिसाइड किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो रोपवेज बन रहे हैं उसको इसके साथ कन्वर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें मिनिस्ट्री कौन सी है, तो जब प्रश्न आता है तो ये लिखते हो, MCQ भी आ सकता है, आगे लिखने को भी। तो जो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नॉर्थ, इसके अंडर है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोपवे को डेवलप करने की, ठीक है। जो भी आपकी मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करना, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड और हाईवे ये देखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कब शुरू हुआ था ये ना? फरवरी 2021 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 इसको अमेंड किया गया था, जिसके अंदर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ये आपकी रोपवे और अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन पे भी काम करेगी। पहले इसके अंडर नहीं आता था, ठीक है। अब रोपवे और कोई भी अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन हमको जो लग रहा है उसको इसके अंडर लाया जा सकता है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ये आ गया हुआ है, ठीक है ना। स्पेशली किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा फर्दर, इसकी वजह से जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है ये रिस्पॉन्सिबल हो गई है हाईवे, और ये रेगुलेट कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स ऑलरेडी। ये तो है ही पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करना रोड्स का। पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसको, इस स्कीम के आने से हमको क्या फायदे हैं। एक तो एक इकोनॉमिक मॉडल आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। जब हम बात कर रहे होते हैं जैसे रोपवे है ना, हिली टेरेन में जब भी कुछ बनाना है
तो वहां पर सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का होता है? रोड और मतलब ऐसे ना जमीन को पहले एक्वायर करना। तो लैंड एक्विजिशन का खर्चा बहुत ज्यादा है, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत होती है अगर लोगों की जमीनों के बीच से जा रहा है, ये कम हो जाता है इसमें, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी ज्यादा है, ये हम मानते हैं, रोड से ज्यादा महंगा है इसको बनाना, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कई बार ये खर्चा पड़ रहा होता है, ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ना पहले आपने ये लैंड एक्वायर करना, फिर उसको डेवलप करना, स्पेशली पहाड़ों में। यहाँ अगर जमीन में रोड बनाना हो, डंगे कितने, डंगा बोलते हैं ना, इस साइड से दीवारें कितनी बना, एक तरफ से काट रहे हो तो जहां पीछे की दीवार है उस पर भी आपको, है ना, दीवार लगानी पड़ती है। तो ये इसलिए हमारे लिए ज्यादा इकोनॉमिकल बन जाता है, स्पेशली ये हिली एरियाज में। और कहीं ना कहीं फास्टर मोड है, ठीक है। फास्टर क्यों है? सीधा, अगर आप रास्ता बना रहे हो एक पहाड़ में तो गोल गोल करके अब ऊपर जाना है तो ऐसे ऐसे करके अगर ऊपर ऊपर जाना है, यहाँ पर क्या है, सीधा एक जगह से दूसरी जगह, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। आपने देखा पुराने जमाने में गांव वगैरह में से पेटियां बहुत, जैसे पहाड़ के टॉप से होती है कि सीधा एक रोप लगाई होती है ना, और उससे एक जगह से दूसरी जगह पेटियों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नदियों में आपने देखा होगा बहुत जगहों पर पुली सिस्टम लगा होता था एक, है ना, तार बिछाई हुई है, फिर उसके एक नीचे झूला बनाया, झूला बोलते हैं ना, झूले में बैठ के फिर वो तार रस्सी खींच रहे और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनली भी ये यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं फास्टर मोड है ना, एक जगह से दूसरी जगह ये सीधा चलता है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर हम इसकी बात करें कि ओवरऑल इवन जैसे डस्ट एमिशन की जब हम बात कर रहे थे, डस्ट जैसे गाड़ी चलती है ना, तो पार्टिकुलेट मैटर जब हम कहते हैं PM2.5 PM10, तो इसमें से डस्ट एमिशन काफी कम होता है, ठीक है ना। जो सॉइलिंग है, नहीं तो पार्टिकुलर आपने देखा धूल, गाड़ियां जा रही है धूल उड़ा रही है जब प्रॉपर रोड्स नहीं बने होते हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इतना एमिशन नहीं होगा। और एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम ये वन ऑफ अ काइंड जैसे हम कह रहे होते हैं 3S सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं कि ना, जैसे केबल कार सिस्टम है, एक ऐसा है जैसे ना ये 6000 से 8000 पैसेंजर पर आवर भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और कहाँ तक, बिल्कुल लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने देखना है रोपवे की बात हो रही है, टेम्पल्स के लिए बिजली महादेव टेम्पल, है ना, तो एकदम स्टार्ट होगा भुंतर से बिजली महादेव तक एक रोपवे बना देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये देता है लोगों को, मतलब पहुंचाने के लिए। फर्दर अगर हम बात करें फायदे हमको, है ना, ये कहीं ना कहीं जो भी आपकी सेंसिटिव या डिफिकल्ट टेरेन है, स्पेशली पहाड़ है, क्या पहाड़ एक सेंसिटिव टेरेन है, डिफिकल्ट टेरेन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इसीलिए ये इसको चलाने के लिए आइडियल रहेगा। चैलेंजिंग सेंसिटिव टेरेन जितनी भी, जैसे ना लॉन्ग रोप स्पैन्स जो रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगी, जैसे नदियां हैं, रिवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रिवाइन है, तो इसको ये मतलब इजीली बस क्या करना है, एक जगह पिलर लगाया दूसरी जगह पिलर लगाया, उसके ऊपर से निकल जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स बहुत इजीली इसमें, है ना, मूव की जा सकती या उसके ऊपर से जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करो ना, इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम है ना। फर्दर जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, कई बार ऐसे ना रोड बन रहे हैं, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में अगर आप रोड बना रहे हो तो क्या जानवर है उसके ऊपर आएंगे, गाड़ी जा रही है, डेथ्स हो रही है, इश्यूज भी रहते हैं, तो उनको वो भी कम हो जाते हैं रोपवे से। तो ये हमारे रोपवेज के फायदे रहेंगे। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक जगह पर एक पुली लगी हुई है, उसको मूव करना है और पूरी तार आपकी हिलने लग जाएगी। कहीं ना कहीं रोपवे है, इसमें मल्टीपल कार कैसे प्रोपेल हो रही है, सिंगल पावर प्लांट से, ठीक है, एक सिंगल ड्राइविंग मैकेनिज्म है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी कम हो जाती है, लोग इसमें कम लगते हैं। कितने ऑपरेटर्स लगेंगे आप समझ रहे हो, एक जगह पर है, वहां पर चढ़ाने के लिए कुछ लोग चाहिए, है ना, बाकी इसकी मूवमेंट के लिए चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि हर डब्बे में एक बंदा चाहिए चलाने के लिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एक इंडिविजुअल है जो टॉप में बैठा होगा, एक इंडिविजुअल है स्टार्टिंग में बैठा होगा, तो बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स नहीं होते, इस वजह से भी ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये कम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक तरह से जो हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, लोगों को जो पैसा देना है, वो भी कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है रोपवेज की कंपिटेटिव, एक नैरो गॉज रेल रोड जिसे हम कहते हैं ना, उससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव है ये
स्पेशली माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर। प्लेन्स में फिर भी ज्यादा आसान होते हैं रोड्स वगैरह बनाना, सीधे सीधी जमीन है। यहाँ माउंटेन में ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। साइबर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके साथ चलाया जा सकता है। अगर हम समझे कि बहुत बड़ा स्कोप इसके अंडर कवर किया जा सकता है, जैसे केबल वेज है ना, केबल में स्पेसिफिकली क्या होता है कि ये लार्ज स्लोप्स है ना, डिफरेंट एलिवेशन है, बहुत ज्यादा हाइट में भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा एलिवेशन भी होगा वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको रोड बनाना है, रेल रोड बनाना है, जैसे हम कहते हैं, ऐसे हमको लग रहा है कि ट्रैक्स बिछाना इजी होगा, बट वही होता है जैसे पहाड़ है, अटल टनल कितने में बनी होगी, समझ सकते हैं कितना खर्चा होता है हमारा बीच में, जैसे और रोड्स बन रहे हैं तो बीच बीच में जहां पर भी पहाड़ खत्म होता है वहां ना नदी जा रही है, उसके ऊपर कलवेट बनाना पड़ता है, छोटे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, तो ब्रिज कॉस्ट है ना, टनल कॉस्ट, वो ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज, जैसे कहीं भी ट्रेन जा रही है तो ओवर ब्रिजेस अंडर ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, वो सारी चीजों का खर्चा इससे हट जाता है। इसीलिए अगर हम कहें ना कि ये टनल्स है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्लिफ्स के ऊपर जा रहा होता है, कहीं ना कहीं स्की रिजॉर्ट्स है उन्होंने इसके फायदे लिए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। फर्दर फुटप्रिंट अगर हम देखें वो इसका कम है। इन जनरल अगर देखिए जमीन पे क्या ज्यादा ये कवरेज कर रहा है, जहां जहां पोल्स लगेंगे वहीं पर कवरेज होगी, तो जमीन के ऊपर भी ना इसकी फुटप्रिंट्स कम रहेंगे। तो नैरो बेस है, वर्टिकल सपोर्ट्स रहते हैं, तो इसीलिए जो बाकी ग्राउंड है वो फ्री है, बाकी चीजों के लिए उसको यूज किया जा सकता है उस एरिया को, ठीक है ना। तो जो लैंड यूज के लिए कंपटीशन होता है वो यहाँ पर नहीं है, लैंड एक्विजिशन के कोई ज्यादा पंगे नहीं है, और टूरिज्म आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता है इसकी वजह से। ये सारे एस्पेक्ट्स है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना पर्वतमाला को प्रमोट कर रहा है।